Hello students, I am Aarti, assistant teacher from GGIC होशियारपुर सेक्टर 52, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय संघवाद। यह वीडियो संघवाद अध्याय का सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2। इससे पहले के वीडियो में हमने संघवाद के अर्थ के बारे में जाना था और इसके साथ ही संघवाद और एकात्मक शासन व्यवस्था के बीच अंतर, संघवाद की विशेषताएं एवं संघवाद के गठन के तरीकों का हमने अध्ययन किया था। अब हम भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भाषा राज्य और भाषा नीति का अध्ययन करेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था। इससे पहले हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल देश में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं। भारत एक विशाल देश है जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था की गई है। आइए संविधान से ही शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत 1947 को आज़ाद हुआ। भारत का विभाजन दो भागों में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए, यानी बहुत से जो राजा थे, स्वतंत्र राजा थे, वो भारत में आके मिल गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया है, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों पर ही हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। पहला है संघ सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। संघ सरकार, जिसे केंद्र सरकार भी कहते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरा है राज्य सरकारें, जो केवल राज्यों पे ही प्रशासन का कार्य करती हैं। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जिसे स्थानीय शासन कहा जाता है। तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, इन तीनों के ही अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं और ये तीनों सरकारें अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करती हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकार का अर्थ होता है कानून बनाने का अधिकार। विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। पहला है संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन सभी मामलों पे एक ही प्रकार की नीति की आवश्यकता होती है, यानी पूरे देश में इन क्षेत्रों में एक ही तरह के कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसी कारण से इन विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिनमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जिसमें पहला है प्रतिरक्षा, यानी देश की सुरक्षा से संबंधित कानून। दूसरा है विदेशी मामले, यानी भारत के अन्य देशों से संबंध। तीसरा है बैंकिंग, यानी बैंक से संबंधित कानून। चौथा है संचार और पांचवा है मुद्रा। इन सभी क्षेत्रों को संघ सूची में शामिल किया गया है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिनमें केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें पहला है पुलिस, दूसरा है कृषि, तीसरा वाणिज्य, चौथा सिंचाई और पांचवा है व्यापार। इन सभी विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ही है।
ये विषय केंद्र और राज्य दोनों के ही महत्व के विषय हैं, परंतु दोनों के बीच अगर इन विषयों को लेकर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होता है या टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। इसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है विवाह, तीसरा है वन, चौथा है मजदूर संघ और पांचवा है अडॉप्शन या गोद लेना और उत्तराधिकार संबंधी विषय शामिल किए गए हैं। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। इन क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, अर्थात जिन विषयों को किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये वे छोटे क्षेत्र हैं जो अपने आकार के कारण स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, अर्थात इन्हें स्वतंत्र राज्य नहीं बनाया जा सकता। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में भी विलीन करना संभव नहीं है, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप और भारत की राजधानी दिल्ली इन क्षेत्रों में शामिल हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। इन क्षेत्रों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इस मानचित्र में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की सरकारों के कार्य क्षेत्र में या अधिकार क्षेत्रों में परिवर्तन करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना आवश्यक है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। इसके पश्चात ही संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिकार क्षेत्रों में किसी भी तरह का परिवर्तन किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात जो हमारे देश में कानून बनाए जा रहे हैं और जो क्रियान्वित किए जा रहे हैं वो सही ढंग से क्रियान्वित हो रहे हैं या नहीं, इसकी देखरेख न्यायपालिका करती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाता है, अर्थात अगर कार्य क्षेत्रों को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय सरकारों में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम रूप से माना जाता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए ज़रूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने का और संसाधन जमा करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर के द्वारा राजस्व की प्राप्ति करती हैं और इसी राजस्व के द्वारा वे अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करती हैं। अब नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक है कि कुछ संवैधानिक प्रावधान किए जाएं, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को दिया जाता है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर, विविधता यानी जो हमारे देश में विभिन्न भाषा, जाति या धर्म के लोग रहते हैं वो एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखते हैं और संग साथ रहने की इच्छा भी रखते हैं। संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होने की वजह से ही भारतीय संघीय व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो पाई है। भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा है। भारत में विभिन्न भाषाओं के आधार पर ही राज्यों का गठन किया गया है। 1947 से 2017 तक के अगर हम मानचित्र को देखें तो बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पुराने प्रांत गायब हो चुके हैं और नए प्रांतों ने उसकी जगह ले ली है। कई सारे प्रांतों की सीमाओं को बदला जा चुका है, उनके क्षेत्रों को बदला जा चुका है, यहाँ तक कि बहुत सारे क्षेत्रों के और राज्यों के नामों को भी परिवर्तित कर दिया गया है।
इस मानचित्र में 1947 के भारत को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में बहुत सारे राज्य प्रदर्शित नहीं हो रहे जो अभी वर्तमान भारत में हैं, और बहुत सारे जो आप प्रांत देख रहे हैं उनके नाम भी अब चेंज हो चुके हैं। इस मानचित्र को अगर आप देखें तो इसमें कर्नाटक की जगह मैसूर और राजस्थान की जगह राजपूताना क्षेत्र को दर्शाया गया है। इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्र अभी वर्तमान भारत में नहीं है। इस मानचित्र में भारत के वर्तमान राज्यों को दर्शाया गया है जो 1947 से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बहुत सारे नवीन राज्यों का निर्माण भी किया गया और उनकी जो सीमाएं हैं उनको भी परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में भाषा के आधार पर नवीन राज्यों का गठन किया गया ताकि हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो सुचारू रूप से कार्य करती रहे। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गईं और भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं की भिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। यानी भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन नहीं किया बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं की जो भिन्नता है उसके आधार पर भी नए राज्यों का गठन किया गया। भारत में संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर जिन राज्यों का गठन किया गया उनमें प्रमुख थे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई तो कई नेताओं में यह डर था कि इससे देश की जो राष्ट्रीय एकता है वो नष्ट हो सकती है, इसलिए कुछ समय तक राज्यों के पुनर्गठन को रोक दिया गया। परंतु अनुभव ये बताता है कि भाषावार राज्य बनने से देश ज़्यादा एकीकृत और ज़्यादा मजबूत हुआ है और इससे प्रशासन करना भी ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि एक ही राज्य में एक भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं और उन पर प्रशासन करना ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट है भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। हमारी राजभाषा हिंदी है, परंतु हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, यानी 40% लोग ही भारत में हिंदी भाषा बोलते हैं। अन्य भाषाओं को संरक्षण देने के लिए संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। पहला है असमिया, दूसरा उड़िया, तीसरा उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इस नक्शे में विभिन्न भाषा क्षेत्रों को दर्शाया गया है। इस नक्शे में अगर आप देखें तो सबसे अधिक हिंदी भाषी क्षेत्र है। इसके अलावा अन्य भाषा क्षेत्र भी दर्शाए गए हैं जिसमें मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि शामिल हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेश का अर्थ है वे प्रदेश जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। उन्होंने ये मांग की कि अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया। फिर केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति प्रदान की। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का अर्थ ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी थोप सकती है जहां लोग और भाषाएं बोलते हैं। भारतीय नेताओं ने इस मामले में लचीला रुख अपनाया, जिस कारण भारत श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गया।
जहाँ श्रीलंका में हमने देखा कि दो समुदाय थे, सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय। इसमें सिंहली समुदाय बहुसंख्यक समुदाय था और सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया था, जिससे जो तमिल लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई और बाद में इसी के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। परंतु भारतीय नेताओं ने भाषा नीति में लचीलापन अपनाया और भारत में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को भी समान रूप से महत्व दिया, जिसके कारण भारत श्रीलंका जैसी स्थिति में नहीं पहुंच सका। तो आज हमने भारत में संघीय व्यवस्था का अध्ययन किया। संघीय व्यवस्था किस तरह से चलती है, इसके साथ साथ भाषा राज्यों और भारत की भाषा नीति का अध्ययन हमने आज किया।